दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले जो फ्रेंच कंट्री था वो कैसा सोसाइटी का कैटेगरीज क्या क्या था, और ये किस तरह से वो प्रभाव डाला था 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशंस में। तीनों हिस्सों में बांटा हुआ था फ्रेंच के सोसाइटी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब हम बता देते हैं कि एस्टेट का मतलब क्या होता है। एस्टेट का मतलब होता है संप्रदाय, जो कम्युनिटी हम बोलते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, हम लोग जरूर जानते हैं कि ये कम्युनिटी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट कम्युनिटी में कौन रहते थे? ये जाजक लोग रहते थे। जाजक मीन्स आर्च बिशप। और सेकंड एस्टेट में कौन रहते थे? ज़्यादा तो जो हाई क्लास पीपल्स है वो लोग रहते थे। और थर्ड एस्टेट में कौन कौन रहते थे? आर्च बिशप और जो हाई क्वालिटी हाई स्टेटस पर्सन्स जो हैं वो, और उनको छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो थर्ड एस्टेट में रहते थे। अब आते हैं एक एक करके कि वो कैटेगरी कैसा था और किस किस तरीके का डिवीज़न बना हुआ था फ्रेंच कंट्री में। तो हम लोग ये बताते कि हम लोग ये जानते हैं जो लोग कॉलेज में पढ़ते हो, कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उनमें अगर हम लोग सोसाइटी की तरफ देखेंगे, सबसे जो ज़्यादा जो प्रभावशाली जो संप्रदाय थे वो फर्स्ट एस्टेट के होते थे। और वो जो आर्च बिशप हम लोग बोल रहे हैं, तो उनका जो संख्या 1,20,000 के हिसाब से होता, वो टोटल जनसंख्या थे उन लोगों का। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 1% से भी कम ऐसा ऐसा माना गया है, ऐसा हिस्टोरियंस लोग बताते हैं। तो लेकिन हालांकि इनका जनसंख्या कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव फ्रेंच सोसाइटी में इन लोगों ने डाला था, क्योंकि ये लोग सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज सोसाइटी में यही लोगों का मान्यता थे। और सब तरह की फैसिलिटीज़ ये लोग एंजॉय करते थे, जैसे पॉलिटिकल फैसिलिटीज़, लॉ की फैसिलिटीज़, और जो भी शिक्षा की जो फैसिलिटीज़ है, सबका कंट्रोल इनके हाथ में ही था। और ऐसा कहा गया कि जो ये गिरजा जो होते थे, जो गिरजा जो उन लोगों का पूरे कंट्रोल इनके ऊपर, इनके हाथों में ही था। और गिरजा ऐसे फ्रेंच कंट्री में ऐसा बोला गया कि बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन 13 करोड़ लिब्रो करके एक इनकम होता था, एक गिरजा का मतलब रेवेन्यू आता था। तो एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली ये कम्युनिटी फ्रेंच में बना हुआ था इसमें। और सिर्फ ये नहीं है कि ये और भी एक फैसिलिटीज लेते थे कि गवर्नमेंट इनको ये कोई टैक्स नहीं देते थे। हालांकि एक पैक्ट बना हुआ था पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेसी करके, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेसी के दौरान के ये लोग अपने इच्छा से ये लोग गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देते थे, वरना दे भी सकते थे पर नहीं भी दे सकते थे। इसके ऊपर कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ भी प्रभाव नहीं था। और ऐसा कहा गया है, सिर्फ ये जो जितने भी चर्च है ना, वो चर्च से एक तो हम बोल रहे हैं कि 13 करोड़ लिवरो करके रेवेन्यू आ रहा है, इसको छोड़कर भी बहुत सारे टैक्स जो चार्ज है वो जनरल पीपल के ऊपर इंट्रोड्यूस करते। जैसे एक टैक्स हम लोगों को पता चलता है ताइथ करके, जो है रिलीजियस टैक्स। और उसके बाद जिसकी मौत हो जाता है उसके जो क्रियाक्रम करने के लिए उसके अलग तरीके का टैक्स, शादी के दौरान उसके अलग तरीके का टैक्स तो ये लोग लेते थे। और ये जो आर्च बिशप होते थे बहुत ही प्रभावशाली रहते वहाँ पर फ्रेंच में थे। इन लोगों का अलग जैसे घर रहता था, और एक फोर्ट रहता था, प्रासाद जैसे होते ना बहुत बड़ा। ये लोग जैसे मतलब एक हाईएस्ट अथॉरिटी जैसे लोग एंजॉय करते हैं ना लाइफ, वही लोग करते थे, लेकिन टैक्स नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात ये, इन लोगों में भी दो डिवीजन था फ्रेंच में, कि एक अपर कास्ट आर्च बिशप, लोअर कास्ट आर्च बिशप। अपर कास्ट आर्च बिशप का मतलब यही होता है कि ये लोग का मतलब हाई सोसाइटी में जो जिस तरीके का एंजॉयमेंट होता है ये लोग लेते थे। और जो ये लोग टाउन में रहते थे, राजा के आसपास ही रहते थे, ऐसा कहा गया क्या। और जो लोअर क्वालिटी के जो आर्च बिशप होते थे, वो गांव की जो चर्च होता था वहाँ पर ये लोग ये लोग रहते थे, जिसको हम लोग पादरी बोलते हैं।
तो लेकिन इनका सम्मान ज़्यादा नहीं था। और ये दोनों में ना, ये जो सेक्शन बता रहे हैं हम, इन दोनों में झगड़ा था। मतलब निचले वाले जो गांव में जो लोग गिरजा में रहते थे, जो पदरी, तो ऊपर वाले के ये लोग पसंद नहीं करते थे, और ऊपर वाले जो हैं नीचे वाले पदरी को पसंद नहीं करते थे। मतलब इन लोगों में भी डिवीज़न था। दूसरी तरह का जो कैटेगरी फ्रेंच रेवोल्यूशंस में सेकेंड एस्टेट की जो बात बोल रहे हैं, वो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कम्युनिटी। हम अगर हम बोलेंगे 2% टोटल रहते थे, मतलब 2% टोटल था फ्रेंच कंट्री में, और 3,50,000 के हिसाब के इनका जनसंख्या था। और ऐसा कहा गया है कि टोटल जो ज़मीन है फ्रांस के उस वक्त के जो ज़मीन थे, तो 5% इनका लैंड, इन 5% अगर लैंड है तो 5 भाग अगर लैंड को करेंगे तो 1 भाग लैंड इनके अंडर में रहता था। और ये लोग भी टैक्स नहीं देते थे गवर्नमेंट को। बहुत सारे जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट होता था, जो भी बुर्बा जो मोनार्की वहाँ पर बने हुए थे 1789 में, तो वो लोग हाईएस्ट अथॉरिटी ये लोग एंजॉय करते थे। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिशियल्स पोस्ट, चाहे वो मंत्री हो, ऑफिशियल्स हो, सब यही लोग एंजॉय करते थे। और इन लोगों में भी दो डिवीज़न था। एक था कि जो लोग नोबिलिटी ऑफ द सॉर्ट बोलते हैं, मतलब ये पापा के हिसाब से जो आते थे, मतलब ऐसे ही जिसके पापा हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, अभिजात संप्रदाय जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो एक है। और उनके अगर लड़का बना तो वो भी मंत्री बनते थे, ऐसा एक कैटेगरी था। और दूसरी तरह का कैटेगरी है, जब लुई द 16 जब राजा बने थे, उससे पहले जो लुई द 15 जब राजा बने थे, उस दौरान क्या हुआ था, ये राजा लोग क्या कर रहे थे, पैसे के कारण जो भी पोस्ट होता था गवर्नमेंट को, वो बेच रहे थे। और जो पैसे वाला आदमी थे, ये लोग पोस्ट वो खरीद लेते थे। तो बस ये इस तरीके का एक सेकेंड एस्टेट का एक कैटेगरी है। तो मतलब हाई पोस्ट वाला जो अथॉरिटी पर्सन है, और उन लोगों का ही सेकेंड डिवीज़न, जो लोग पैसे से खरीद लेते थे वो पद, तो उस तरीका का भी कम्युनिटी ये लोग थे। लेकिन ये दोनों कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा एक कॉमन इंटरेस्ट था कि ये लोग जो थर्ड एस्टेट के जो आदमी, इन लोगों से पैसे लेते थे। मतलब वो तो टैक्स नहीं देते थे, काम ही नहीं करते थे, मतलब हाईएस्ट ऑफिसर सब लोग सब एंजॉय करते थे। लेकिन टैक्स लेने के मामले में, या पैसे लेने के मामले में, या शोषण करने के मामले में, ये तीन जो थर्ड एस्टेट के लोग होते थे, उनके ऊपर ही ये जुल्म करते थे। तो अब आते हैं थर्ड एस्टेट के बारे में। थर्ड एस्टेट में ऐसा कहा गया कि फ्रेंच के कंट्री में जो 97% लोग होते थे, और इनमें से ऐसा कहा गया कि जो भी मिडिल वर्ग, मतलब जो मिडिल वर्ग लोग हैं, और जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो लोग कारखाना में काम करते हैं, वो लोग, और साकुलेत करके एक होता था, जो जिनका कोई घर बार जमीन वगैरह कुछ नहीं होता था, ये थर्ड एस्टेट के होते थे। और थर्ड एस्टेट में भी डिवीज़न था। जैसे मान लो कि थर्ड एस्टेट के जो फर्स्ट कैटेगरी है, उनमें से जो बिजनेसमैन थे और जो ट्रेडर्स थे, और ये हो गया। सेकेंड एस्टेट में जो लोग शिक्षित आदमी, मान लीजिए कि टीचर और जो डॉक्टर, जो लॉयर्स, ये लोग होते थे। और थर्ड कैटेगरी में जो काम करने वाला लोकल और जो दुकानदार होते थे, वो होते थे। और बहुत सारे कैटेगरीज होने के बावजूद भी इन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट ये था कि जो भी ऊपर दो कैटेगरी के मैंने अभी बात की, उन लोगों को ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इन लोगों में पैसे और सम्मान नहीं था। पैसा था लेकिन सम्मान नहीं था थर्ड एस्टेट के लोगों का। तो ये विरोध कर रहे थे कि इनको सम्मान दिया जाए, और जो भी इक्वल राइट्स है, वो ये लोग चाह रहे थे कि इक्वल राइट्स इन लोगों को मिले। अब आते हैं और एक सेक्शन के बारे में सोसाइटी के, जिसके बारे बिना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वाला सोसाइटी डिस्क्राइब करना एक बहुत ही इनकम्प्लीट रह जाएगा। वो है फार्मर्स। ऐसा कहा गया कि फ्रेंच के जो टोटल जनसंख्या थे, वो 80% वो फार्मर्स थे। और फार्मर में भी बहुत सारे डिवीज़न थे, जो इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे, और बहुत सारे ऐसे फार्मर भी थे जो लोग किसी की ज़मीन लेके खेती बाड़ी करने वाला मतलब फार्मर्स होता था। और मतलब ऐसा भी है कि
जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है लेकिन खेतीबाड़ी करते थे। और एक तरीके का ऐसा भी है कि जिसका सर्प जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही उस ज़माने में फ्रेंच कंट्री में कि एक तरीके का सेक्शन था जिसको ऐसे फ्री में लेबर के रूप में काम करते थे। अब ऐसा कहा गया कि जो ऊपर के पूरे टोटल फ्रेंच के जो रेवेन्यू का जो पूरा हिस्सा वो ये फार्मर्स वाले ही देते थे। इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाया गया था। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि टेली करके जो टोटल इनकम उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। कैपिटेशन करके जो टोटल रेवेन्यू मतलब जो खेती बाड़ी करने के दौरान जो फसल होता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। इसको कहा गया है कि कैपिटेशन। और वेटिंग में करके बोला गया है कि जो घर बना है उसके ऊपर लैंड के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और जो नमक है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, सॉल्ट टैक्स, जिसको कहा गया है कि गैबल। और एड्स करके टैक्स लगाया गया है, जिसको उस वक्त जो दारू बनाया जाता था, तमाक सेवन किया जाता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। कॉर्वी करके मैंने अभी जो बोला कि सर्फ के बारे में, कि कॉर्वी ऐसा है कि जिसका कुछ पैसा नहीं मिलता था, मतलब एक ऐसे ही काम करना है। तो ये फ्रेंच कंट्री में ऐसा उस वक्त की सिचुएशन बना रहता था। स्कॉर्वी एक मतलब ना पैसे दिए हुए अगर काम कर रहे हो तो उस तरीके का टैक्स को बोला जाता था स्कॉर्वी। तो इस तरीके का ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे फ्रेंच कंट्री में यही जो थर्ड कैटेगरी हम बोल रहे हैं, स्पेशली फार्मर्स की जो बात बोल रहे हैं, इन लोगों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था। इसके ऊपर ही और एक टैक्स पहले हम बता दिए हैं कि वो टैक्स का नाम है ताइथ, जो रिलीजियस टैक्स। हर आदमी का अपना रिलीजन होता था, मतलब रिलीजियस सिस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, उसके फॉलो करते थे और उसके ऊपर भी टैक्स भी देना पड़ता था। उसका नाम था ताइथ। तो कंक्लूजन में हम लोग यही बोलेंगे कि अगर हम लोग ये पूरी तरह से बारीकी में देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कंट्री को, कि तीनों जो कैटेगरी अभी जो हमने बताया, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब 97%। लेकिन 97% होने के बावजूद इन लोगों का कोई भी अथॉरिटी नहीं था। जो वोटिंग सिस्टम था वो मतलब एक एक करके वोट मतलब जो हेड के हिसाब से वोट नहीं दे पाते थे वो लोग। जैसे मान लो फर्स्ट एस्टेट का, सेकेंड एस्टेट का लोग दे पाते थे, लेकिन ये लोग नहीं दे पाते थे। तो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन इसीलिए हुआ कि ये लोग इक्वल राइट की मांग कर रहे थे। ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस की बातें आए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें आए हैं हिस्टोरियन राइकर करके, इन्होंने बोला कि ये जो रेवोल्यूशन हुआ था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम लोग बोलते हैं ना, इक्वलिटी के लिए। और इक्वलिटी के चलते जो मिडिल क्लास पीपल के बात हमने लास्ट में किए, ये लोग मांग कर रहे थे कि इनको इक्वलिटी मिले, समाज में सम्मान मिले, क्योंकि ये उस सभी तरह के ऊपर के दो वर्ग शोषण कर रहे थे। उसी के खिलाफ ज़्यादातर ये ऐसे हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसी के खिलाफ फ्रेंच के जो वर्कर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, उन्होंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किए थे। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा तुम लोगों को। तो बुक पढ़ो, और भी बहुत सारे जानकारी बुक में मिलेगा। वीडियो पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।